हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्विप क्लासेस। टुडे आज जो है वो 10 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, करंट अफेयर्स के सीरीज में नेक्स्ट। तो आज जो है इंडियन आर्मी जो है, इंडियन नेवी जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज मालाबार जो है वो होस्ट होने वाला है दोस्तों जापान में। अब ये सारी चीजें जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और आपको प्रोवाइड कर दूं कि युद्ध अभ्यास जो यूएसए और इंडिया के बीच में दोस्तों होने वाला है वो इसी मंथ के अक्टूबर के इंड वीक में दोस्तों, है ना, ये होने वाला है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इंडिया और यूएस के बीच में आर्मी एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम क्या हुआ, युद्ध अभ्यास नाम रखा गया है। जिसको क्या हुआ, उस युद्ध अभ्यास को दोस्तों कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये उत्तराखंड इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये एक आप सबसे पहले न्यूज याद रखेंगे। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वो जापान इस बार होस्ट कर रहा है। और आपको पता होगा कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज में दोस्तों 4 कंट्री क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं, वो भाग लेंगे। तो यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 कंट्री जो हैं इस बार सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में दोस्तों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जिसको होस्ट कौन कर रहा है, जापान कर रहा है। साथ ही साथ इसमें एक न्यूज और भी निकल रहा है कि भाई कि इंडियन नेवी जो है वो क्या करेगा, है ना, पार्टिसिपेट करेगा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ में, क्या करेगा, है ना, इंडियन जो आर्मी है वो क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, जिसको होस्ट किया जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। और ये क्यों होस्ट किया जा रहा है और किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, तो दोस्तों ये चूंकि, है ना, जापान के मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के 70वां जो एनिवर्सरी के रूप में दोस्तों इसको क्या किया जा रहा है, 70वां मतलब क्या हुआ आपको, 70th, है ना। तो ये दोस्तों इस वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है ना, वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, तो ये जापान के द्वारा। और इसमें भी क्या करेगा, इंडियन नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे से 3 चीजें आपको यहाँ से निकल कर आया। तो ये आपको एग्जाम में याद रखना है, युद्ध अभ्यास कब होगा, तो ये अक्टूबर के मंथ में। किसके किसके बीच में होगा, तो इंडिया और यूएसए के बीच में। कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा। फिर अगर आपसे पूछ ले मालाबार नेवल एक्सरसाइज, तो कौन होस्ट कर रहा है, जापान इस बार होस्ट कर रहा है। किन किन कंट्रीज के बीच में हो रहा है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच में हो रहा है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ ले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, है ना, इसमें इंडियन आर्मी जो है पार्टिसिपेट कर रही है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या है ना, ये 70वां जो है जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस का क्या हुआ, एनिवर्सरी मना जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे, है ना, इसको कंडक्ट किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अभी एक न्यूज आया दोस्तों कि मोडेरा जो है इंडिया का पहला जो है, फर्स्ट जो है 24x7 सोलर पावर्ड विलेज है। मतलब मोडेरा एक विलेज है ना, गुजरात में। और उसमें दोस्तों यहाँ पे गुजरात में विलेज है जिस जो क्या हुआ, है ना, नाम उसका क्या है, मोदेरा। और यह क्या है, यहाँ पे एक ऐसी पहली विलेज है पूरा इंडिया में जो 24x7 क्या किया जाएगा, सोलर पावर के द्वारा क्या किया जाएगा उसे, है ना, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सोलर पावर के साथ क्या करेगा, वो सारे अपने फंक्शन जो है वो पूरा करेगा। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने ये डिक्लेरेशन देते हुए कि मोडेरा जो विलेज है गुजरात में, वो क्या होगा 24x7 जो है वो क्या करेगा, वो विलेज के हर जो पावर का कंजप्शन जो है उसका फुलफिल किसके साथ होगा, तो ये सोलर पावर के साथ फुलफिल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज और आ जाता है कि सन टेम्पल मोडेरा के बारे में, जो लगभग 70 किलोमीटर क्या है दोस्तों दूर है अहमदाबाद से, है ना। और इसको दोस्तों ये मैग्निफिसेंट रिलिक्ट है स्टोन का, जो सोलंकी इंपायर के द्वारा गुजरात में बनाया गया था। सोलंकी इंपायर के द्वारा दोस्तों गुजरात में, है ना, एक सन टेम्पल बनाया गया था जिसका नाम क्या हुआ, मोडेरा सन टेम्पल। और इसको 2 बार क्या किया गया, इस पे आक्रमण किया गया, इस पे 2 बार आक्रमण किया गया। पहली बार दोस्तों इस पे आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, और दूसरी बार इस पे दोस्तों, है ना, आक्रमण किया था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, है ना। अल्लाउद्दीन खिलजी तो ठान ही लिया था कि पूरी तरह से हम यहाँ की हेरिटेज और कल्चर को बर्बाद ही कर देंगे। तो पहली बार जो है इसको मोहम्मद गजनी ने इस पे इन्वेड किया था, और दूसरी बात क्या हुआ, अल्लाउद्दीन खिलजी ने। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी आपको जान लें, सन टेम्पल के बारे में। इंडिया में टोटल 4 जो है सन टेम्पल हैं। खास करके मैं अभी जो बात कर रहा हूं
है ना। यहाँ पे दोस्तों बात कर रहा हूँ, ये मोडेरा टेम्पल की बात कर रहा हूँ, मोडेरा सन टेम्पल की बात कर रहा हूँ, जिसको निर्माण किया गया था, अभी आपको मैंने बताया था दोस्तों, सोलंकी डायनेस्टी के द्वारा उसको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों 4 और हैं। एक और दोस्तों कोणार्क जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोणार्क जो सन टेम्पल है, ये आपको उड़ीसा मिलेगा, भुवनेश्वर के पास, ठीक है। एक दोस्तों मार्टेंड जो है, मार्तंड जो है, वो सन टेम्पल आपको क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और एक दोस्तों क्या है ना, मुल्तान सन टेम्पल, जो आपको मुल्तान में मिलेगा, और ये कहां है दोस्तों, पाकिस्तान में। तो अभी इन पूरा जो है वो 4 सन टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें 3 सन टेम्पल जो है वो आपको इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक सन टेम्पल जो है वो पाकिस्तान के मुल्तान में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है, लोकेशन भी थोड़ा याद रखिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं। चंद्रयान 2 जो है वो सोडियम कंटेंट को क्या किया है, फाइंड आउट किया है, कहां, मून सरफेस पे। तो उसी से रिलेटेड क्या है, ये न्यूज है, तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट जो है इसरो के, है ना, उन्होंने मैप्ड किया है कि भाई ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोडियम का, है ना, वो कहां मिल रहा है, मून सरफेस पे। और इसको दोस्तों कंडक्ट किया गया है, जो इसरो का क्लास इंस्ट्रूमेंट है। क्लास इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्लास का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इसका मतलब है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखेंगे क्लास का फुल फॉर्म क्या होगा। इसको दोस्तों जो इंडिया का क्या है, इंडिया का सेकेंड मून मिशन है, जिसका नाम क्या है, चंद्रयान, इसके द्वारा ये फाइंड आउट किया गया है कि ग्लोबली जो है ना, मून सरफेस पे कुछ सोडियम का क्या हुआ प्रोडक्ट्स, कुछ सोडियम का क्या हुआ दोस्तों, कंटेंट फाइंड आउट किया गया है। और ये ऐसा करने वाला दुनिया में पहला जो है ऐसा कंट्री है। और इसको दोस्तों क्या किया गया है, फाइंड आउट किया गया है, जो इसके ग्लोबल स्केल मेजरमेंट जो किया गया है, ये एक्स रे, है ना, फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा के थ्रू, है ना, एक्स रे किस माध्यम से दोस्तों इसको फाइंड आउट किया गया है, तो एक्स रे फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा के माध्यम से लूनर सरफेस पे, लूनर सरफेस का मतलब मून सरफेस पे क्या किया गया है, सोडियम को फाइंड आउट किया गया है। अब एक प्रश्न उठता है सर कि एक्स रे, है ना, फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो इसको कॉमनली जो दोस्तों यूज किया जाता है कंपोजिशन मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर में, मतलब कुछ डिस्ट्रक्ट नहीं हो, कुछ बर्बाद नहीं हो, है ना, पूरी तरह से जैसे ओरिजिनल जेन्युइन है उसी तरह से उसको क्या करना, फाइंड आउट करने के लिए एक्स-रे अब एक्स-रे फ्लोरेसेंस का यूज किया जाता है। और ये दोस्तों ये क्या होता है, जब सन से कोई क्या होता है, सोलर रेडिएशन या फ्लेयर्स जो होते हैं वो निकलते हैं, तो वहीं से दोस्तों ये एक्स-रे रेडिएशन क्रिएट होता है, और जो माउंट पर जाकर के फॉल करता है, और यहां से दोस्तों क्या होता है, एक्स-रे, है ना, फ्लोरेसेंस जो है वो क्रिएट होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, अभी आपको एक न्यूज सुनने को मिला कि भाई जो, है ना, हम अभी बहुत ज्यादा एक बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसी टाइम यहाँ पे एक न्यूज है कि भाई एक जो है टाइगर को क्या किया गया है, सॉर्ट आउट किया गया है, और वो कहाँ दोस्तों, है ना, वेस्ट चंपारण बिहार के एक जिला है ना, बिहार के एक जिला दोस्तों, अगर आप बिहार के, अगर आप पूरे बढ़िया से अगर आप मैप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, है ना। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो जिला आपको नजर आएगा, वेस्ट चंपारण के दोस्तों वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आपको यहीं पे मिलेगा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पे एक, है ना, टाइगर को सॉर्ट आउट किया गया। तो ये आप न्यूज में था, तो मैंने क्या किया, इसको भाई डिस्कस कर दिया कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है। अभी दोस्तों क्या हुआ, चूंकि बिहार में टाइगर की संख्या बढ़ रही है, तो दैट्स वाई एक और टाइगर रिजर्व के बारे में, है ना, एक और टाइगर रिजर्व के लिए बिहार जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है। और वो कहां पे है दोस्तों, ये यहाँ पे है, ये कैमूर का जो एरिया है इस वाले पार्ट पे, है ना, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक कैमूर टाइगर रिजर्व को, है ना, स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो ये आप याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपको वेस्ट चंपारण बिहार में है। और दूसरा जो दोस्तों अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसको सेटल्ड किया जा रहा है, तो ये क्या है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे कैमूर टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं। एक यहाँ पे दोस्तों अभी क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, फ्रीज किया शिवसेना के सिंबल को। बस अभी आपको उसको याद रखना कि हाँ भाई शिवसेना जो है ना, उसके सिंबल को हाल ही में किसने फ्रीज किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने किया है। या फिर आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में, है ना, किस पार्टी के क्या हुआ सिंबल को क्या किया, फ्रीज किया है, तो वो आप याद रखेंगे शिवसेना। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन निकल करके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं।
तो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तो बोथ जो है एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे फंक्शंस है ना, कैन नॉट यूज द नेम एंड सिंबल फॉर द ऑन गोइंग बाईपोल इलेक्शन। ठीक है, जो ऑन गोइंग क्या है बाईपोल इलेक्शन है, उसमें दोस्तों एक नाथ शिंदे उद्धव ठाकरे जो है वो नहीं यूज कर सकते हैं अपने नेम का और सिंबल का। तो इसलिए दोस्तों ये न्यूज में है, तो थोड़ा आप याद रखेंगे। इस बार ऐसे बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था यहां से, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगले न्यूज है दोस्तों, क्या है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में। अब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो 10 अक्टूबर को एवरी ईयर्स क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों में एजुकेशन क्रिएट किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, और लोगों के अंदर जो सोशल स्टिग्मा है उसको क्या किया जाए, एंड किया जाए। तो इसलिए दोस्तों है ना, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को एवरी ईयर्स सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट का माने तो डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड में लगभग 25% ऐसे लोग हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन से क्या कर रहे हैं, है ना, वो ग्रस्त हैं। अब आप सोच लीजिए कि वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 25% अगर क्या हो, एंजाइटी और डिप्रेशन से अगर क्या कर रहा है ना, अगर क्या कर रहे हैं, अगर वो डिप्रेस्ड हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि भाई, या आपको भी बोलूंगा, या हमेशा आप भी बोल, मतलब ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग जरूर एक्सरसाइज किया करें, है ना। एक्सरसाइज करने से आपके एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो आपको, है ना, थोड़ा सा आपको उसमें रिजॉल्व मिलेगा। बाकी दोस्तों अब उसमें और भी एक न्यूज है, डब्ल्यूएचओ को एक और रिपोर्ट में उसमें बताया गया है कि लगभग 15% जो है वर्किंग एज एडल्ट जो है वो मेंटल डिसऑर्डर से क्या कर रहे हैं, वो ग्रस्त हैं। जो लगभग अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो लगभग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है एवरी ईयर्स जो है वो क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। और मेंटल डिसऑर्डर जो है 15% ऑफ वर्किंग, है ना, वर्किंग एज एडल्ट्स को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और आफ्टर दैट कोविड के बाद ये मेंटल डिसऑर्डर या फिर दोस्तों मेंटल से रिलेटेड इसके हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ गए, क्योंकि आपको पता होगा, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि आफ्टर कोविड 19, है ना, लोगों ने घर खोया, लोगों ने अपना जॉब खोया, लोगों ने अपने वेल्थ खोए, ठीक है, लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स खोए। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं चांस बनता है मेंटल डिसऑर्डर का। तो यहाँ पे ये ग्लोबल जो है ना, ग्लोबली वर्ल्ड मेंटल क्या हुआ, हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसका जो है ना, कुछ डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में दोस्तों क्या हुआ, हाल ही में क्या, अभी जस्ट, है ना, चल ही रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों कि वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन किया जा रहा है ना, स्पेस के क्षेत्र में दोस्तों इससे को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो इसको ज्वाइंटली जो है सेलिब्रेट किया गया है ना। क्या हुआ, वर्ल्ड स्पेस वीक को ज्वाइंटली सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, किसके द्वारा दोस्तों, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर एंड इसरो के साथ दोस्तों मिल करके, है ना, इसको क्या किया जा रहा है, वर्ल्ड स्पेस वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये कहां सेलिब्रेट किया जा रहा है दोस्तों, तो ये तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो भी है, ठीक है, ये केरला में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका दोस्तों जो चीफ जो है वो कौन थे दोस्तों, वी वेणु, ठीक है, वी वेणु जो थे उनके क्या है, चीफ गेस्ट के रूप में थे। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, बहुत सारे इस प्रोग्राम में जो वर्ल्ड स्पेस वीक जो है सेलिब्रेशन है, इस प्रोग्राम में, है ना, बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ताकि ये जो स्पेस के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा मिल सके, है ना, लोग ज्यादा क्या हो सके, इंक्लाइन कर सके अपने आप के, अपने एजुकेशन को किस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में। और स्पेस के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अगर स्टूडेंट्स अगर जुड़ेंगे, है ना, छात्र अगर जुड़ेंगे, तो इनोवेशन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और इसको कंक्लूड किया जा रहा है इस मंडे को, मतलब आज जो है उसे कंक्लूड किया जाएगा। मतलब पिछले मंडे को दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था, अगर आप कहें तो इसका मतलब ये है, अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कब मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन, तो फर्स्ट वीक ऑफ, आप याद रखेंगे ऐसे, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में दोस्तों क्या किया जाता है, वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है।
आगे चलते हैं। डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन जो है वो इनकी डेथ हो गई है। और ये कौन थे दोस्तों? तो यह एक फॉर्मर जो है इंडियन एटॉमिक है ना एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के क्या दोस्तों मेंबर थे, चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनका दोस्तों ये 85 साल की उम्र में इनको संडे की इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो याद रखेंगे ये नाम बहुत ज्यादा चर्चित है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में जो व्यक्ति डेथ हुए वो कौन थे, तो याद रखेंगे वो चेयरमैन थे कहां के दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के, वो एक क्या थे, चेयरमैन रह चुके हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में दोस्तों मैंने आपको एक और बताया था, आपको कुछ दिन पहले आपको जब मैं न्यूज डिस्कस कर रहा था तो उसमें हम दोस्तों हमने डिस्कस किया था यान के बारे में, हरिकेन यान के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें हमने कहा था दोस्तों हरिकेन यान जो है वो कैटेगरी 4 का दोस्तों क्या था, वो हरिकेन था। ठीक है, वैसे 5 कैटेगरी ऑफ हरिकेन्स होते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे, या 5 कैटेगरी ऑफ स्टॉर्म होते हैं, तो मैंने आपको कैटेगरी 4 के रूप में दोस्तों हरिकेन यान को मैंने क्या किया था, संबोधित किया था और आपको बताया था कि है ना कैटेगरीज क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि चूंकि देखो जैसे जैसे क्या हो रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो होने से आपको पता है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहे हैं, है ना, आपके जो आइस सेल्ट या आइस जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। आफ्टर दैट आइस मेल्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है ना, सी लेवल को प्रभावित कर रहा है। सी लेवल में कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। और इसलिए दोस्तों सी लेवल के इंक्रीजमेंट होने की वजह से आप यहां पे देख पा रहे हैं कि तरह तरह के हरिकेन्स, तरह तरह के दोस्तों है ना तूफान, तरह तरह के साइक्लोन्स आपको देखने को वर्ल्ड में मिल रहा है। तो अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों आपने पढ़ा था हरिकेन यान के बारे में, और अभी तुरंत दोस्तों एक और ट्रॉपिकल स्टॉर्म जूलिया नाम का दोस्तों एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो यूएसए को फिर से प्रभावित करने के लिए क्या है, तैयार है। तो यहां पे आप याद रखेंगे, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि है ना स्टॉर्म जूलिया जो है वो किस देश से संदर्भ है, किस देश के संदर्भ में है, तो आप याद रखेंगे ये एक क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कहां, ऑस्ट्रेलिया के एरिया को प्रभावित कर रहा है। मैं आपको मैप के आधार से भी बता दूंगा। तो ये क्या हुआ है, जो स्टॉर्म जूलिया जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हरिकेन के रूप में। और देखिए मैंने आपको कल कहा था दोस्तों, पिछले अगर आपने पढ़ा होगा हरिकेन्स के बारे में, तो मैंने कहा था कैटेगरी में डिवाइड है। एक स्टॉर्म्स कब हरिकेन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो कैटेगरी 3 और 4 में क्या करता है, जब कोई स्टॉर्म कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है। तो एट दैट कंडीशन वो स्टॉर्म को क्या नाम दिया जाता है, हरिकेन का नाम दिया जाता है। कहां, तो ये आपको यूएसए में। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ट्रॉपिकल, जो क्या है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जूलिया जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, टर्न हो रहा है हरिकेन के रूप में। ठीक है, जो क्या है कहीं ना कहीं दोस्तों, है ना, आप कह सकते हैं कि यूएसए हरिकेन सेंटर के लिए दोस्तों एक चिंता का कारण है। और कह सकते हैं कि यूएसए में जो लोग हैं उनके लिए यह चिंता का कारण है। और यह जो दोस्तों जूलिया जो क्या है, हरिकेन है, ये किस एरिया को प्रभावित करेगा, तो सैन एंड्रेस जो पार्ट है, आइलैंड सैन एंड्रेस, उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक कैरेबियन कोस्ट जो है ना, निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ, मैं आपको मैप के आधार पे बताऊंगा कि निकारागुआ कहां है और सेंट एंड्रेस क्या है। तो ये दोस्तों ये दोनों एरिया को प्रभावित करेगा, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो अभी देखो दो तीन चीज स्टॉर्म के बारे में, एक तो मैंने आपको बता दिया जूलिया, दूसरा दोस्तों हरिकेन यान जो है वो किस पार्ट को प्रभावित किया था, ये आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। है ना, अमेरिका का ही एक कंट्री था, अमेरिकन पार्टी था, लेकिन किस पार्ट को प्रभावित किया था, ये अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे क्यूबा और फ्लोरिडा। अगर आपको मैंने मैप में बताया था तो आपको बताया था दोस्तों कि ये जो है, ये आपका जो है, ये लाइन जो है वो आपका क्या है, इक्वेटर है। और इक्वेटर से जैसे ही आप यहां पे से बढ़ते हैं तो ये जो पार्ट यहां पे क्रिएट होता है ना, आप अगर ये पूरे मैप अगर देखेंगे या फिर अगर आपको मैप बनाने आता है, तो ये जो एरिया था दोस्तों, ये जो पार्ट था यहां पे देखिएगा, ये क्यूबा है। ठीक है, तो ये फ्लोरिडा वाला एरिया है और यहां पे दोस्तों ये क्यूबा वाला एरिया है। तो इस पार्ट को क्या किया था, यान जो हरिकेन है वो बहुत ज्यादा तबाही मचाया था। तो इसी से रिलेटेड मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया था। और अभी दोस्तों क्या है, ये स्टॉर्म जूलिया जो है वो कहां प्रभावित करेगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है, कोलंबिया कहां है, तो कोलंबिया अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है मैक्सिको का पार्ट है। कोलंबिया यहां से शुरू होगा और कोलंबिया, ये जो एरिया है ना, दिस पार्ट इज कोलंबिया, दिस पार्ट इज कोलंबिया। तो मैप में ना कंट्री का ना पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री कहां पे है।
इसको समझने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है गस्टावो पेट्रो, ठीक है, तो उन्होंने दोस्तों अपने हाल ही के एक रीजनल है ना समिट में एक स्पीच दिया और उन्होंने बताया कि हरिकेन्स लोटा जो है, ठीक है, नाम जो है हमारा देश से मिलता जुलता है, लोटा है ना, जूलिया, ठीक है, यान, ठीक है, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, लगता है लोटा है तो चलो इंडिया का होगा, लेकिन नहीं, ये जो हरिकेन लोटा जो है दोस्तों 2020 में करीब खास करके दोस्तों कोलंबिया का जो एरिया था उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, तो उसको भी, उसके बारे में भी यहाँ पे है ना, जो उसके प्रेसिडेंट थे एक रीजनल समिट में उन्होंने उसके बारे में क्या किया था, चर्चा किया था कि किस तरह से वहां तबाही मचाई गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी हम अभी बात करते हैं है ना जूलिया के बारे में कि भैया जूलिया जो है कहां अपना, आगे देखिए, तो ये निकारागुआ जो दोस्तों कंट्री है, अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहाँ पे इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। देखिए ये आपको क्या हुआ दोस्तों, ये आप, मैं आपको ड्रा कर रहा हूं यहाँ पे, वर्ल्ड मैप ड्रा कर रहा हूं, तो ऊपर वाले पार्ट अगर आप देखेंगे, ये वाला जो अगर पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो पार्ट है ये आपका क्या हुआ, आज ये अमेरिका हो गया, और यहां से अगर आप पार्ट जो देखेंगे ये आपका क्या हो गया, ये आपका है ना सौदर्न अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सौदर्न अमेरिका, और ये यूएसए वाला जो पार्ट है ना वो यू हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो बात कर रहा है इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, इसी एरिया में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है इसी एरिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, कौन, जो अभी एक स्टॉर्म जो है जिसका नाम क्या है, जूलिया है, जो हरिकेन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे निकारागुआ जो है वो कंट्री है, यहाँ पे पनामा स्ट्रीट आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए आपका कोलंबिया है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हॉन्डरस है, ठीक है, तो ये आप क्या हुआ है ना सेल्वाडोर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये कंट्री जो है कोस्टारिका, कोस्टारिका कहाँ, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए निकारागुआ कहाँ है, तो हॉन्डरस और दोस्तों कोस्टारिका के बीच में जो है निकारागुआ जो है ना आइलैंड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपको देखो कोस्टारिका के बाद क्या है, पनामा है, तो अगर आपको कोस्टारिका, इस बार शायद यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि कोस्टारिका आइलैंड के बारे में पूछा था, तो थोड़ा सा ये सब चीजें ना अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे मैप से तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड में क्या हुआ, गैस लीक हो गया जिसके कारण से 10 लोगों की मौत हो गई। तो थोड़ा सा हम इसको सिर्फ मैप बेस्ड देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है कि हाल ही में पूछ दे, जैसे कि भाई हाल ही में एक यूरोपियन कंट्री में गैस लीक हुआ, वो किस कंट्री में हुआ, तो आपसे पूछ सकता है ऐसा, तो आप याद रखेंगे ये आयरलैंड कंट्री में हुआ। अब हम देखेंगे कि आयरलैंड का मैप कहां पे है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या हुआ न्यूज में था, तो इसको, अच्छा, वहां के जो आयरिश प्रेसिडेंट जो माइकल मार्टिन जो है उन्होंने शोक जताया कि ये हमारे देश के सबसे डार्केस्ट दिन है ना, इसको, इससे हम सभी को छुटकारा पाना है। तो इसके बारे में एक छोटी सी भाषण भी उन्होंने दिया, जिनका उनके प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन ने। हम इसको मैप के आधार पे देखेंगे कि ये मैप है कहां पे। अगर मैप देखेंगे दोस्तों तो आपको ये अफ्रीका नजर आ रहा है, तो इसको पूरे मैप में अगर आप देखें तो मैं कैसे आपको इस तरह से दिखा रहा हूं, आपको देखना, ये दोस्तों यहाँ पे ये आपको अफ्रीका है, ये आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। देखो वर्ल्ड मैप पे ना आपको कमांड होना चाहिए, वर्ल्ड मैप विद इन 2 सेकंड्स, विद इन 5 सेकंड्स आपको बनाने आना चाहिए। और यहां से अगर आप बढ़ेंगे तो ये जो एरिया है इस तरह से आपको होते हुए, और यहां पे ये बढ़िएगा तो ये नॉर्वेजियन कंट्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर बढ़ेंगे, देखिए तो यहां जो ये पार्ट की बात कर रहा है, तो यहां पे देखिए ये नॉर्वेजियन कंट्री हो गया, ठीक है, ये नॉर्वेजियन सी हो गया, ये अटलांटिक सी है, ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल जो है वो आप देखिएगा इस एरिया, ठीक है, आयरलैंड का जो एरिया है उस इंग्लैंड का एरिया है, ये इंग्लैंड वाला पार्ट है, ठीक है, और ये यूरोप का पार्ट है। इस दोनों के बीच में जो चैनल बना हुआ है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, है ना। बे ऑफ बिस्के है, नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, यहां पे आप देख रहे हैं रशिया है, ठीक है। तो ये ना आप एरिया जरूर याद रखेंगे, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल्टिक सी का लोकेशन, नॉर्थ सी का लोकेशन, बे ऑफ बास्के का लोकेशन, इंग्लिश चैनल, अटलांटिक ओशियन। और यहां पे आपको जो पीले कलर में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है आपका आयरलैंड, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका आयरलैंड। तो यहीं पे ये घटना हुई है, इसको आप मैप बेस पे आप याद रखेंगे। बाकी हम देखते हैं दोस्तों सीरिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो कोलरा से क्या हो रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। तो कोलरा क्या है, कैसे ये यहाँ पे आउटब्रेक हुआ, क्या कारण है वहां पे कोलरा आउटब्रेक होने का, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो सीरिया, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरिया कहां पे है,
सारी चीजें हम न्यूज में देखेंगे और मैप पे भी देखेंगे। अगर कभी भी वर्ल्ड से रिलेटेड अगर कोई भी कंट्री के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें मैप जरूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैप एक क्या करेगा, आपको एक अंदर परसेप्शन क्रिएट करेगा, आपके दिमाग में वो चीजें क्या होंगी, चीजें वो बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। तो डजन्स ऑफ पेशेंट्स जो हैं, जो क्या है, सफर कर रहे हैं एवरी डे, कहां, तो सीरिया में, है ना। डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, स्टोमक पेन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये सभी जो लोग हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं कंटामिनेटेड, है ना, यूफ्रेट्स रिवर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे आता है कि यूफ्रेट्स रिवर जो है वो कहां लोकेटेड है, उसका जो क्या है, जैसे गंगा जो है, गंगा का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, तो हम उसके साथ देखेंगे कि यूफ्रेट्स रिवर जो है उसका क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है। हम बात करें अगर यूफ्रेट्स रिवर का, तो ये लगभग 2800 किलोमीटर, है ना, मतलब ये गंगा से भी ज्यादा लंबी नदी है, क्योंकि गंगा की अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है ना, गंगा की अगर टोटल लंबाई की बात करें तो लगभग दोस्तों 2800 किलोमीटर में, ये किलोमीटर का ये ड्रेनेज सिस्टम के साथ ये क्या कर रही है, फ्लो करती है ये रिवर, जिसका नाम क्या है, यूफ्रेट्स रिवर। जो क्या है दोस्तों, है ना, लॉन्ग यूफ्रेट्स रिवर जो है वो क्रॉस करती है तीन कंट्रीज के साथ, है ना, टर्की, है ना, सीरिया और दोस्तों इराक। ये तीन कंट्री से होते हुए क्या करता है, यूफ्रेट्स रिवर जो है वो क्या करती है, उसका ड्रेनेज पैटर्न जो है वो तीन कंट्री के साथ क्या करता है, रिलाई करता है, जुड़ता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि यहाँ पे लोग जो है वो कोलरा से, जो सीरिया के जो लोग हैं वो क्यों प्रभावित हैं कोलरा से, तो सीरियन जो लोग से, जो सीरियंस जो क्या है, पुअर पॉपुलेशन जो है वहां पे लगभग 5 मिलियन जो पुअर पॉपुलेशन सीरिया के हैं, वो टोटली क्या है, अब अपने वाटर कंजप्शन के लिए यूफ्रेट्स रिवर पे क्या है, वो पूरी तरह से रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं। और चूंकि यहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत बड़ा एक आउटब्रेक देखने को मिल रहा है डायरिया, वोमिटिंग और स्टोमक पेन को, है ना, के संदर्भ में, कहां, सीरिया में। अब हम समझते हैं दोस्तों, अच्छा एक चीज और, यूफ्रेट्स रिवर को क्या कहता है, कल्टीवेशन के लिए भी यूज किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए भी यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि यूफ्रेट्स रिवर का, है ना, मैप क्या है। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये कैस्पियन सी आपको नजर आ रहा है। देखो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, कैस्पियन सी यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे पर्सियन गल्फ आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेडिटेरेनियन सी होगा। ये क्या होगा, मेडिटेरेनियन सी होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप पूरी तरह से, अच्छा यहाँ पे दो रिवर के बारे में मैंने आपको बताया है, आकर के देखो कहां मिल रहा है। देखो यूफ्रेट्स रिवर और टिग्रिस रिवर, ये दोनों आकर के दोस्तों आपको कहां, इराक में मिल रहा है। इराक ऐसा कंट्री है, इराक में आकर के दो जो है रिवर जो है वो आकर के मिल रहे हैं, एक जो है टिग्रिस रिवर और ये दूसरा जो है यूफ्रेट्स रिवर। और ये दोनों रिवर आगे चल करके दोस्तों मिलते हैं कहां पे दोस्तों, इराक में, और इराक में मिलने के बाद जाकर के पर्सियन गल्फ में क्या कर जाते हैं, वो अपने, है ना, वाटर को क्या करते हैं, पूरी तरह से ड्रेन कर देते हैं। अब यहां पे देखिएगा पूरी तरह से कि भाई यूफ्रेट्स रिवर कहां से निकलती है और कहां पे जाती है। तो यूफ्रेट्स रिवर देखिए यहां पे टर्की से शामिल हुई, टर्की से यहां से क्या हुआ, इसका स्टार्ट हुआ ड्रेनेज पैटर्न, और ड्रेनेज पैटर्न स्टार्ट होते होते दोस्तों ये सीरिया में इंटर किया, सीरिया के बाद दोस्तों ये इराक से होते हुए, है ना, इराक से होते हुए यहां पे, सॉरी, हाँ, ये इराक से होते हुए आप देख पा रहे होंगे कि आगे चल करके दोस्तों ये कहां, पर्सियन गल्फ में आकर के मिल जाता है। वैसे ये आगे चल के दोस्तों टिग्रिस रिवर के साथ मिल जाती है ना। और यहां पे देखिएगा एक टिग्रिस रिवर जो है वो भी दोस्तों टर्की से स्टार्ट हुआ, वो भी क्या हो, दोनों जो है यूफ्रेट्स रिवर और टिग्रिस रिवर दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहां है, टर्की है। और याद रखेंगे ये दोनों कंट्रीज जो हैं, ये दोनों जो रिवर है वो लगभग दोस्तों ये बाउंड्री टच करता है किन किन, तीन कंट्री के बीच में। एक हो गया दोस्तों टर्की, सीरिया और इराक के बीच में, और ये दोनों जो क्या है रिवर है वो आकर के पर्सियन गल्फ में अपने आप को ड्रेन करते हैं। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया भी जाए, तो याद रखेंगे। अब थोड़े से हम कोलरा के बारे में जान लें। कोलरा जो है सबसे पहले दोस्तों कोलरा जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज कहने का मतलब दोस्तों ये बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, इसको, है ना, इसको स्प्रेड किया जाता है। तो और इसका नाम है दोस्तों वाइब्रो कोलरा बैक्टीरियम। बाकी दोस्तों आपको सिम्टम्स पता है कि क्या होता है, दस्त, है ना, तरह तरह के वोमिटिंग, मतलब तरह तरह के नहीं, वोमिटिंग हो जाते हैं, कंटामिनेटेड वाटर को क्या करने, कंज्यूम करने से होता है ना। हाई पॉपुलेटेड डेंसिटी हो तब भी वो ऐसा होता है, हाई ह्यूमिडिटी एरिया होगा तब भी क्या होता है ना कहीं डायरिया का क्या होता है, संभावना बन जाता है। अनसैनिटरी इन्वायरमेंट हो तब भी वहां पे क्या होता है, इसका जो बैक्टीरिया को क्या हुआ फ्लो करने में थोड़ा सा क्या होता है, हेल्पफुल हो जाता है।
इन्फेक्टेड पर्सन है तब भी क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, कोलेरा को फैलने में, है ना, मददगार मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको जानने की जरूरत है, तो इसे आप जरूर जान लेंगे। बाकी हम लास्ट में दोस्तों हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं, है ना, आज के दोस्तों ये रिवीजन सीरीज है ना, ये एक रिवीजन सीरीज में रखा हूं जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैटेगरीज में दोस्तों कौन कौन से ऐसे विनर जो हैं जिनको अवार्ड दिया गया है इस बार नोबेल प्राइज। क्योंकि आपको पता है नोबेल प्राइज से रिलेटेड आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पीस के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे 3 लोगों को, है ना, एलिस बेलेट्स्की, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर, है ना, सिविल लिबर्टीज, खास करके दोस्तों इस दो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो दोस्तों आपको रसिया के एक ऑर्गेनाइजेशन था जिससे क्या किया गया है, पीस प्राइज दिया गया है, और एक यूक्रेन का दोस्तों क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन था, उसे भी क्या किया गया है, पीस प्राइज दिया गया है, और साथ ही साथ एलिस को दिया गया है पीस प्राइज। लिटरेचर की बात करें दोस्तों तो आर्नॉक्स को क्या किया है, पीस प्राइज दिया गया है। अगर हम बात करें मेडिसिन के क्षेत्र में दोस्तों तो सांते पाबो को क्या किया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में उनको क्या किया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में अगर बात करें दोस्तों तो यहां पे देखिएगा, है ना, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉस्टर और एंटन जिलिंगर, ठीक है, और एंटोन जिलिंगर को दोस्तों क्या किया गया है, नोबेल प्राइज से फिजिक्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। और हम केमिस्ट्री के क्षेत्र में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा, है ना, कॉर्लेन, ठीक है, मॉर्टेन और बैरी, ठीक है, कार्लियोन, मॉर्टेन और बैरी को क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। किस अचीवमेंट की वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ये आप लोग दोस्तों स्लाइड को रोक करके एक बार जरूर पढ़िएगा। बाकी दोस्तों अपनी क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। एक बार अगर आपने दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।